हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है फजी लॉजिक 1 का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि AKTU का सिलेबस क्या है। और AKTU का सिलेबस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और प्लीज़ आप इसके ऊपर एक बार नज़र ज़रूर से डाल लीजिएगा सो दैट आपको आइडिया रहे कि क्या क्या सिलेबस हमने कवर कर लिया है और क्या क्या और कवर करना रह गया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कंटेंट से कि क्या क्या कंटेंट हमारे इस यूनिट में होने वाले हैं, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा फजी लॉजिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्प लॉजिक के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फजी सेट एंड क्रिस्प सेट के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्प सेट ऑपरेशंस के बारे में, फिर उसके बाद हमारा लास्ट थर्ड और जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा पार्टीशन एंड कवरिंग। लास्ट सेकंड टॉपिक जो होगा वो होगा फजी सेट थ्योरी, और लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फजी सेट प्रॉपर्टीज़। तो बस ये छोटे से थोड़े से टॉपिक्स हैं हमारे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जिसका नाम है फजी लॉजिक। तो फजी लॉजिक एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर या तो ट्रू या फॉल्स नहीं होता, तो उस टाइम पे हमारे नज़रों में जो आता है वो आता है फजी लॉजिक, जो हमें एक सॉल्यूशन देके जाएगा। जैसे कि हमें पता है हम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम मेनली जो बात करते हैं वो AI और ML की करते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेनली हम पहले जो AI होता था वो ऐसा होता था कि जो हमें ट्रू और फॉल्स बता देता था कि हमने इनपुट डेटा दिया, इनपुट डेटा के बिहाफ पे वो प्रिडिक्शन करता था कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ट्रू और फॉल्स करता था। लेकिन उस चक्कर में ना हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गए, क्योंकि हमें डिग्री नहीं पता चलती थी। मान के चलिए हमने ये सेट कर दिया कि 5 से अगर ऊपर है तो ट्रू है, 5 से अगर नीचे है तो नहीं है, फॉल्स है, राइट। तो इससे क्या होता था, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, क्योंकि 0.5 ही प्रिडिक्शन है, 0.5% है कि हम इस चीज़ में सक्सीड होंगे, लेकिन उसके ऊपर हमने अगर वो चीज़ कर दी तो हमारा लॉस हो जाता था, राइट। तो इसीलिए जो फजी लॉजिक है उसे बनाया गया, जो कि हमें डिग्री बताता था 0 से 1 के बीच में। मतलब कि ये हमें ट्रू और फॉल्स नहीं बताएगा, ये हमें ट्रू और फॉल्स के बीच की चीज़ बताएगा कि कितने % ट्रू है और कितने % फॉल्स है, ठीक है। तो डेसिमल में भी बता सकता है, परसेंटेज में भी बता सकता है, जिस टाइप से आपकी एल्गोरिथम होगी उसी टाइप से आपको जो है आउटपुट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान के चलिए मैंने आपको एक जो है पानी का एक ग्लास दिया। अब पानी का जो ग्लास है वो टेबल पे रखा हुआ है। अब आपने मेरे से पूछा कि भैया क्या ये पानी गर्म है। अगर ये पानी गर्म हुआ, अगर दिस वाटर इज़ हॉट, ये हॉट H जो है वो हॉट के लिए है, और जो C लिखा हुआ है मैंने कोल्ड के लिए लिखा हुआ है। तो अगर ये वाटर हॉट है तो मैं लिख दूंगा हाँ 1, मतलब कि ट्रू है, ठीक है जी। अगर ये वाटर हॉट नहीं हुआ तो मैं आपको आउटपुट दे दूंगा 0, मतलब कि फॉल्स। ये होता है क्रिस्प सेट में, ठीक है जी। ये फजी लॉजिक नहीं चल रहा अभी, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे से दोबारा पूछा कि चलिए भैया, आपने हॉट तो छोड़िए, चलिए अब आप मुझे बताइए क्या ये पानी जो है वो ठंडा है, कोल्ड है। अगर ये कोल्ड हुआ पानी तो मैं आपको आउटपुट दूंगा ट्रू या फिर 1। अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको आउटपुट दूंगा 0 या फिर फॉल्स, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी होता है कि इन दोनों के बीच की भी तो एक सिचुएशन हो सकती है, ना तो पानी ठंडा हो ना तो पानी गर्म हो, वार्म भी तो हो सकता है। तो वार्म के लिए कितना पानी गर्म है या कितना पानी ठंडा है, अगर मुझे ये बताना पड़ जाए तो उस टाइम पे मैं फजी लॉजिक का हेल्प लेते हुए मैं क्या लिखूंगा कि भैया हो सकता है कि 0.8% जो है ये पानी जो है वो गर्म है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि कोल्ड, कितना कोल्ड है, 0.2% कोल्ड है जी, ठीक है। तो फजी लॉजिक जो है, फजी लॉजिक आपने देखा, फजी लॉजिक मुझे क्या बता रहा है कि 0.2% कोल्ड है या फिर 0.8% जो है वो वार्म है। लेकिन मुझे क्रिस्प सेट या फिर क्लासिकल सेट क्या बता रहा है कि ये जो पानी है या तो ट्रू है या फॉल्स है। ये मुझे क्लियर आंसर देगा कि ट्रू है या फॉल्स है, जबकि फजी लॉजिक जो है मुझे डिग्री बताता है कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, राइट। तो ये फजी लॉजिक जो है बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है हमारी रियल लाइफ से। जैसे कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें फील करना होता है कि ये जो पानी फ्रिज में रखा हुआ है ये ठंडा है कि गर्म है, अरे यार ये तो ज़्यादा ठंडा नहीं है, यार ये तो अभी भी गर्म है ना। तो हम किस तरीके से नापते हैं, ये फजी लॉजिक की हेल्प से ही हम एनालाइज करते हैं कि कितना ठंडा है, ज़्यादा ठंडा हो गया यार, ज़्यादा गर्म हो गया यार, है ना। तो इस तरीके से हम फजी लॉजिक की हेल्प से ही
करते हैं। तो अब समस्या की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट इज़ एन अप्रोच टू वेरिएबल प्रोसेसिंग दैट अलाउज फॉर मल्टीपल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज टू बी प्रोसेस थ्रू सेम वेरिएबल। अब इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ये डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा टफ लग रही है समझने में, लेकिन है बहुत आसान। मान के चलिए कि मैंने आपको एक सिचुएशन दी, एक प्रोसेस दिया, उस प्रोसेस को आपने रन किया, रन करने के बाद जो है आपके पास एक वैल्यू आई, ठीक है, आपने उस वैल्यू की जो है रीडिंग ले लिया। अब हम क्लास 11 12th में या फिर हमने जब फर्स्ट ईयर में जो है हमने केमिस्ट्री तो ज़रूर हमने लैब करी है, तो उस टाइम पे हमने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो हर बार सेम प्रोसेस करते हैं, थोड़ा थोड़ा 19-20 का चेंज करते हैं और हमें रीडिंग्स अलग अलग मिलती हैं, ठीक है। रीडिंग्स जो होती हैं वो भी फजी लॉजिक के हिसाब से है कि 0.2 है, 0.1 है, 0.5 है ना। तो उसी तरीके से हमने प्रोसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज किया, तो हमें जो सेम वेरिएबल है लेकिन फिर भी हमें क्या है, आउटपुट थोड़ा सा चेंज जो है वो मिल सकता है अगर हम प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी वेरिएबल थिंग्स करेंगे। चलिए, fuzzy logic is designed to solve problems by considering all available information and make best possible decision by given input। मतलब कि जो fuzzy logic होता है वो हमें सारी की सारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी कलेक्ट करता है, साथ ही साथ जो आपने इनपुट दिया है उसको भी कलेक्ट करता है और टोटली सबके बिहाफ पे आपको बताता है कि क्या आपको ये वाली चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट क्या दिया होगा। अब जो आपने इनपुट दिया होगा उसी के हिसाब से वो आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा इट इज़ अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अप्रोच जो कि एग्जैक्ट हमें सॉल्यूशन नहीं देती है, जो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देती है, वो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी भी नहीं देगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पानी कोल्ड है, अगर है तो 1, नहीं है तो 0। ये हमें कौन देता है, क्रिस्प सेट। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्रिस्प सेट, उसे हम देखेंगे। अगर जो फजी लॉजिक है हमारा वो 0.2 या 0 मतलब पॉइंट में आंसर देता है, फिर परसेंटेज में आंसर देता है, ठीक है। अब ये जो ह्यूरिस्टिक अप्रोच है ये इस जो है फजी लॉजिक को बहुत ज़्यादा एडवांस बना देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता चल जाता है, साइंटिस्टों को ये पता चल जाता है कि अगर हम इस चीज़ को लागू करेंगे तो कितने % जो है हमारा प्रॉफिट होगा, कितने % जो है हमारा लॉस होगा। क्योंकि साइंटिस्ट के साथ साथ पूरा का पूरा नेशन, पूरा का पूरा वर्ल्ड भी होता है। तो यहाँ पे फजी लॉजिक आपको ये बता देगा कि कितने डिग्री जो है प्रॉफिट होगा, कितने डिग्री जो है वो लॉस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमारे जो डिसीजन ट्री होते हैं उनको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमें पता है कि जो एआई होता है वो भी डिसीजन ट्री बनाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, रेन होगी नहीं होगी, है ना। हमने वेदर वाले एग्जाम्पल में ये चीज़ देखी थी। तो एंड बेटर इंटीग्रेशन विद रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर भी कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है इसके अंदर होती है। रूल्स होते हैं, उसके बिहाफ पर जो एल्गोरिथम है वो वर्क करती है। कैन हैव वैल्यू ऑफ पार्शियल ट्रूथ, इसके अंदर पार्शियल ट्रूथ की जो वैल्यूज़ हैं वो हो सकती हैं, जैसे 0.9, 0.5 एंड एक्सेट्रा 0.1 कुछ भी हो सकता है। थियोरेटिकली ये जो होती है ना, ये हमारी रियल लाइफ से बिल्कुल ही मैच करती है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ये जो पानी की बोतल फ्रिज में रखी हुई है कितनी ठंडी है, ये हमें पता चल जाता है। टच करते हैं, फील करते हैं कि हाँ यार ये तो चलो नॉर्मल वाटर है, ये ड्रिंकेबल है, ज़्यादा गर्म हो गया यार ये तो मैं पी नहीं सकता, है ना। तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम फजी लॉजिक जो हमारे दिमाग के अंदर पहले से बना हुआ है उसकी हेल्प से करते हैं। तो ये हमारी रियल लाइफ को जो है वो मिमिक करता है, रियल लाइफ की तरह ही हमें आंसर देता है, रिलेट करता है हमसे। वेयर एब्सोल्यूट ट्रूथ और फॉल्स आर रेयर, जहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रूथ और जो फॉल्स होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हाँ यार ये वाला काम है, चलो कर लेंगे यार, देख लेंगे, अगर मन करेगा तो कर लेंगे, है ना। आपने ना तो मना किया, ना तो आपने कह दिया कि हाँ मैं करूँगा, आपने ये नहीं कहा, आपने कहा चलो मन होगा तो देख लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका फजी लॉजिक। फजी लॉजिक यूज्ड बाय क्वांटिटेटिव एनालिस्ट टू इम्प्रूव एग्जीक्यूशन ऑफ देयर एल्गोरिथम। अब क्वांटिटेटिव एनालिस्ट क्या होते हैं, अब जैसे जैसे हमारा डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है हमारी प्रिडिक्शन की जो हालत है वो भी बढ़ जानी चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, ये ज़्यादातर इस चीज़ को यूज़ करते हैं। प्रॉज की बात करते हैं तो प्रॉज क्या होने वाले हैं हमारे, तो सबसे पहला है कि रिफ्लेक्ट करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एज कंपेयर टू क्लासिकल लॉजिक। क्लासिकल लॉजिक आप कह सकते हो क्रिस्प लॉजिक को, ये दो नाम हैं। क्रिस्प लॉजिक अगर आपके क्वेश्चन में आए तो भी आपको वही लिखना है, और क्लासिकल लॉजिक आए तब भी आपको वही लिखना है, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। हैव लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं फजी लॉजिक की वो कम होती हैं। कैन प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स विद इम्प्रिसाइज और इनएक्यूरेट डेटा, अगर हम इनएक्यूरेट डेटा या फिर इम्प्रिसाइज डेटा, मतलब इम्प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, ज़्यादा सटीक, ठीक है, सटीक डेटा अगर हम इसको नहीं दे पा रहे हैं तब भी जो फजी लॉजिक है वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो ला करके दे सकता है, ठीक है, देगा ही देगा ये नहीं है, दे सकता है, ठीक है।
कॉन्स की बात करते हैं तो कौन से हमारे रिक्वायर ब्रॉड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, एल्गोरिथम को बार बार वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन एक्सपर्टीज एंड इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है उसकी ह्यूमन की एक्सपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि एल्गोरिथम जो लिख रहा है वो तो ह्यूमन ही लिख रहा है ना, जितना ह्यूमन को एक्सपर्टीज होगा एल्गोरिथम लिखने में, जितना वो एल्गोरिथम्स को समझता होगा, उसी हिसाब से वो उतनी ही एफिशिएंट जो है वो एल्गोरिथम जो है वो लिख सकता है। चाहे मैं बात करूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, चाहे मैं बात करूँ जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, किसी भी चीज़ में जो है ह्यूमन जो है एक्सपर्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। दोस्तों इसी के साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यूनिक वेबसाइट्स ऑफिशियल। और अगर आप मुझे पर्सनली पिंग करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो अनुभव गोयल 01 पे। चलिए फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्प लॉजिक। तो क्रिस्प लॉजिक क्या होता है भाई? क्रिस्प लॉजिक के अंदर सिंपल सी बात है 0 या 1, मतलब कि ट्रू या फिर फॉल्स, बस इतनी सी बात है, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे, एक बारे में समझ जाओगे क्रिस्प लॉजिक क्या होता है। मान के चलिए एक लड़का है आशुतोष, और आशुतोष को जो है वो कॉलेज जाता है, और कॉलेज जो है उसका 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आशुतोष जो है वो पूरे के पूरे 9 बजे ही क्लास में पहुंचा, पूरे के पूरे 9 बजे ही क्लास में पहुंचा, तो वो प्रिसाइज है, तो वो प्रिसाइजली क्लास में पहुंचा है। अगर वो 1 मिनट पहले, अगर वो 8:59 पे भी पहुंचा है तो वो टू अर्ली है, अगर वो 9:01 पे पहुंचा है तो वो टू लेट है। ये है क्रिस्प लॉजिक, ठीक है। मतलब कि अगर आपको 9 बजे का टाइम दिया हुआ है तो आपको 9 बजे ही पहुंचना है। अगर आप 1 मिनट पहले पहुंच गए तो आप जल्दी पहुंच गए हो, अगर आप 1 मिनट बाद भी पहुंचे हो तो आप लेट हो चुके हो। तो ये है क्रिस्प लॉजिक, ठीक है। इट में आकर और नॉन आकर, मतलब कि आकर और नॉन आकर का मतलब क्या है कि या तो ये होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। होगा या नहीं होगा, या तो आप जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे या फिर नहीं लाओगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। आपको 12th क्रॉस होने के बाद आपको मज़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्रिस्प लॉजिक है, ठीक है। किस परसेंटेज में मिलेंगे इसकी बात नहीं करते हम हमें हमेशा हमारे दिमाग में ये चलता है कि 12th कर ली उसके बाद हमारे मज़े चालू हो जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर फंक्शन। इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है? इंडिकेटर फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमें बताता है कि हाँ या ना, मतलब कुल मिलाकर के बात वही है कि हमें बस ये बताएगा कि ट्रू और फॉल्स है, बस इतनी सी बात है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा फजी सेट। फजी सेट क्या होता है? तो फजी सेट एक ऐसा हमारा सेट है जो फजी लॉजिक के अंदर यूज़ किया जाता है, फजी कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं। आप फजी से समझ जाओ ना, फजी ही यूज़ करेगा उसको ज़्यादातर। ये एक प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन होता है। प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि ये मान के चलिए मैंने एक बार प्रोसेस रन किया, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हम बार बार प्रोसेसेस को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें सेम वैल्यूज़ वेरिएबल से हम अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ कही गई है कि अगर हमने एक प्रोसेस के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करी तो हमारी जो है प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन जो है हमें देखने को मिल सकता है। प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन का मतलब क्या है? मान के चलिए मैंने पहली बार प्रोसेस रन किया तो 0 आया, दूसरी बार रन किया तो 0.5 आया, तीसरी बार रन किया तो 0.9 आया, ठीक है। चौथी बार करूँगा तो हो सकता है इंप्रूव हो जाए और भी ज़्यादा 1 ही हो जाए, पूरा का पूरा ट्रू ही हो जाए, है ना। तो ऐसा भी फजी सेट के अंदर हो सकता है। प्रोग्रेसिव दिखाता है कि ये वाली चीज़ आपने करी है तो कितने परसेंट जो है वो आपका जो रिजल्ट है वो बेटर हो गया, ठीक है, मान के चलिए। तो चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा जनरली यूज्ड इन फजी कंट्रोलर, और ये जो फजी सेट है वो ज़्यादातर फजी कंट्रोलर के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू पार्शियली इंक्लूडेड इन द सेट। पार्शियली इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से समझते हैं कि मान के चलिए आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, और आपने सबको ये कहा कि हम एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे भैया, हम पर डे एक दिन को पर डे एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देंगे, पढ़ेंगे हम 1 घंटा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे भैया एक सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 4 सब्जेक्ट थे तो आपने 1 घंटा करके जो है डिवाइड कर दिए, ये आपके हो गए घंटे, ठीक है जी। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा और 1 घंटा, ठीक है। लेकिन एकदम से आपका रूममेट आता है, एकदम से आपका फ़ोन आता है, आपका दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है भाई हमारे 4 सब्जेक्ट नहीं है, हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। अब जैसे आपको याद आता है कि यार हमारा तो 5वां सब्जेक्ट जो है वो नॉन क्रेडिट है, तो आपने बोला यार मैं तो 4 घंटे पहले से ही पढ़ रहा हूँ, मैं इसको टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो उस टाइम पे आपने क्या किया? आपने ये कहा कि भाई देख, मैं 1 घंटे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद मैं आधे घंटे का रेस्ट लूँगा, तो ऐसा करता हूँ आधे घंटे के बीच में मैं जितना इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ मैं उतना पढ़ लूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही करूँगा मैं,
जो 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो आधे घंटे का रेस्ट लूँगा उसमें भी थोड़ा बहुत नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, फिर मैंने तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा 1 घंटे का, उसके बाद जो मैं आधे घंटे का रेस्ट लूँगा उसमें भी मैं थोड़ा सा नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट पढ़ लूँगा। अब आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा जो 1 घंटा है वो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट को अलॉट तो नहीं किया, लेकिन हाँ आपने पार्शली जो है वो बीच बीच में थोड़ा टाइम जो है वो दे दिया। तो ये हो गया पार्शली एलिमेंट्स को इंक्लूड करना अपने सेट के अंदर, ठीक है जी। चलिए, बेस्ड ऑन इनफाइनाइट वैल्यूड लॉजिक, इनफाइनाइट वैल्यूड लॉजिक मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं से कहीं तक भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में लिया है, ठीक है, मतलब मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। लेकिन अगर आपकी लॉजिक ऐसा है, आपका एल्गोरिथम ऐसा है जिसके अंदर नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल है, तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो है फजी सेट को डिज़ाइन कर सकते हो। अनसर्टिनिटी अबाउट सेट बाउंड्रीज, इसके अंदर अनसर्टिनिटी होती है, कोई भी सेट बाउंड्री नहीं होती है कि आपको 0 से 1 के बीच में लेना है, आप कहीं से कहीं तक भी ले सकते हो। लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो हमें 0 से 1 तक ही अलाउ मैक्सिममली करता है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चंस में हमसे नेगेटिव में भी आंसर लेकर के आ जाए। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं, आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसका नाम है क्रिस्प सेट। क्रिस्प सेट क्या होता है, जस्ट फजी सेट का जो है वो अपोजिट होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, वैग्यू, मतलब कि वैग्यू, ये वाला पॉइंट हमसे रह गया था। वैग्यू मतलब अनक्लियर प्रॉपर्टीज, जो फजी सेट होता है उसके अंदर अनक्लियर प्रॉपर्टीज होती हैं। अनक्लियर प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि अभी हमें बिल्कुल ही ट्रू, बिल्कुल ही फॉल्स नहीं दे रहा, मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई जो है हमारी एल्गोरिथम है उसके अंदर कोई ना कोई कमी जो है वो रह गई है, ये चीज़ हमें फजी सेट जो है वो बताता है। तो यहाँ पे क्या है, वैग्यू है, अनक्लियर प्रॉपर्टीज हैं, जबकि जो हमारी जो क्रिस्प सेट होता है वो बिल्कुल प्रिसाइज होता है और वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही अप्लाई करता है या फिर यूज करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल सटीक अगर आप डेटा दोगे तो बिल्कुल सटीक ही आपको आउटपुट मिलेगा क्रिस्प सेट के अंदर। द ट्रांजिशन इज सडन एंड वेल डिफाइंड नॉट ग्रेजुअल, मतलब कि जो ट्रांजिशन होता है वो बिल्कुल सडन होता है। हो सकता है कि आपका पहली बार आपने प्रोसेस रन किया हो और आपका फॉल्स आ गया हो, और दूसरी बार आपने रन किया तो ट्रू आ गया हो, ठीक है, एकदम से ट्रू और फॉल्स के बीच में रन कर सकता है। लेकिन जबकि फजी सेट के अंदर क्या था कि पहले 0.1 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 0.9 हुआ, मतलब धीरे धीरे हमें प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंटेशन दिख रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है कि एकदम से सडनली 0 से 1 डायरेक्टली जंप कर रहा है, राइट। चलिए, नो पार्शियल एबिलिटी, नो पार्शियल एबिलिटी का मतलब कि मेंबर जो होगा या तो जो मेंबर है वो सेट का होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट को हम थोड़ा करके पढ़ लेंगे, तो अब आपके दोस्त ने क्या, नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो तू 1 घंटा उसको पर्टिकुलर ले दे या फिर बिल्कुल मत दे, ठीक है। अब आपके दोस्त ने क्या बोला कि या तो ये जो नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है या तो इसको तू पूरा 1 घंटा दे या फिर मत दे, ठीक है, कुछ ऐसा कह दिया उसने। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर आप ये कहोगे चलो यार नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है बाद में पढ़ लेंगे। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो क्रिस्प सेट के अंदर होती है, आप पार्शली जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते, आप तो आप इंक्लूड करोगे या फिर बिल्कुल ही नहीं करोगे। बेस्ड ऑन बाई वैल्यूड डिज़ाइन, बाई वैल्यूड डिज़ाइन 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, ये चीज़ हमें पता है। फिर उसके बाद कैन हैव टोटल मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप, ये चीज़ इन्होंने ना बिल्कुल अलग तरीके से, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखी है। आपको ये लग रहा होगा कि ये मेंबरशिप क्या होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही सेम है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा के आए हैं। जैसे कि नो पार्शियल एबिलिटी, या फिर मैं मेंबर और नॉट की बात करूँ, या तो टोटल मेंबरशिप होगी या फिर नहीं होगी। मैंने इसी लाइन को रीफ्रेज किया है और इस तरीके से रीफ्रेज किया है कि जो एग्जामिनर है, अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे तो एग्जामिनर भी इसको एक्सेप्ट करेगा एज ए पॉइंट, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट में ही लिखो आंसर, पैराग्राफ में ना लिखो। अगर मैं यही वाली जो चीज़ है वो पैराग्राफ में लिख के लाता तो आपको समझने में जो है वो दिक्कत आती, आप इतना ज़्यादा जो है आंसर्स को नहीं पढ़ते, अट्रैक्ट नहीं होते आंसर्स की तरफ, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता आपका। लेकिन पॉइंट्स में तो इस वजह से आपका पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, आप फिर भी जो है टाइम दे रहे हो इस सब्जेक्ट को। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो एग्जामिनर है वो भी आपकी कॉपी के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करे फॉर स्टडिंग द रीडिंग द पॉइंट्स, ओके। चलिए, हैज़ प्रिसाइज लोकेशन फॉर सेट बाउंड्रीज, इसके अंदर प्रिसाइज लोकेशन होती है, जैसे कि हमें पता है 0 और 1, तो प्रिसाइज लोकेशन होती है, उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिस्प सेट ऑपरेशंस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और प्लीज़ हमें इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई भी आपके मन में कोई बात हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली पिंक करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जंप करते हैं क्रिस्प सेट ऑपरेशंस के ऊपर कि क्या है क्रिस्प सेट ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है
और ये जो क्रिस्प सेट के ऑपरेशंस के जो मैंने एग्जांपल लिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गया तो 10 नंबर आपको दे करके ही जाएगा। तो और ये जो क्रिस्प सेट का ऑपरेशन है ना, ये सेम बहुत ज़्यादा सिमिलर है फजी सेट के ऑपरेशन से। तो आपको एक चीज़ समझनी है और दूसरी चीज़ आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन और ये जो यूनियन, ये जो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कवर करी हैं, वो आपको आगे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उनके अंदर भी हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं इस यूनिट के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा डेटा, ठीक है, ये हमारा डेटा है। और ये जो एक्स है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वैसे तो इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको गिवन हो, जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये है हमारा सेट ए 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट बी 3 4 5 6। फिर उसके बाद हमारा सेट सी है 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे 3 सेट हैं। अब सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी। कलेक्शन कर दो ए और बी के, मिक्सचर कर दो, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स को मिला दो, ठीक है। अगर आप दोनों एलिमेंट्स को मिला दोगे, कॉमन हो नहीं हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख दो तो आपका क्या हो गया? यूनियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ए यूनियन बी इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अब कैसे लिखा है? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। अब क्या हुआ कि 3 के अंदर कौन कौन से कॉमन है? 3 कॉमन है, मतलब एक बार लिखोगे बस, मतलब एक बार लिखना है, हर एक एलिमेंट एक बार लिखना है आपको। 1 2 3 4 5 आपने लिख दिया, एग्जैक्टली लिख दिया। अब आपने देखा कि यार 3 तो पहले से ही है, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, या 4 तो यार पहले से ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 तो पहले से ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6 नहीं है, ए सेट के अंदर 6 नहीं है, तो 6 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ए यूनियन भी हो गया आपका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स जो है सिर्फ उन्हें ही लिखोगे आप। कॉमन एलिमेंट्स मतलब कि अब आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 3 4 5। अभी आपको 3 एलिमेंट्स दिखा है, 3 4 5 3 4 5, बस यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारा क्या लिख दिया? 3 4 5, बस। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा? 3 4 5, मतलब कि जो कॉमन है खाली वो लिख दो। चलिए फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जी? परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होता है उससे हम कंपेयर करते हैं, देन इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट बट इन यूनिवर्सल सेट। मतलब कि अगर मान के चलिए कि अगर मुझे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर के 9 तक है। अगर हमारा जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5, तो मुझे ये सारे एलिमेंट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में से हटा देने हैं, और बाकी जो बचेगा वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ गए आप? एक बार और समझा देता हूँ। मान के चलिए कि हमारा जो ए का सेट है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी जो 1 2 3 4 5 है ना, ये आप यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, मतलब कि 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। अब ये जो एलिमेंट्स बचे हैं ना 6 7 8 9, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है हमारा क्या है? अब ए के यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अगर ए के ऊपर ये जो कॉमा सा लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ए के ऊपर सी लिखा हुआ है तो भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आप यूनिवर्सल सेट अगर एक्स में से ए को माइनस कर दोगे तब भी आपका कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें लिखी हुई मिले, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई मिले, तो आप समझ जाना भैया कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख दिया है, ए के ऊपर कॉमा है इजिकल्स टू ए के ऊपर सी है या फिर एक्स माइनस है, तो हमारा 6 7 8 9 ही आएगा, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद a माइनस बी आता है, हमारा डिफरेंस आता है। डिफरेंस के अंदर हमें पता है a में से b को माइनस करना है, तो जो एलिमेंट्स बचे वो लिख देने हैं। जैसे कि a के अंदर से अगर हम b माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट्स a के, एक बात ध्यान रखना आप, अब यहाँ पे हमने a माइनस बी का तो आंसर लिख दिया, अब यहाँ पे आपको b माइनस a का आंसर फाइंड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप फाइंड करोगे, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आया, और प्लीज़ टैली ज़रूर करना कि आपके दोस्तों का क्या आंसर आया है, ठीक है। तो ऐसे ही हम छोटे मोटे असाइनमेंट्स जो है वो करते रहेंगे, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, जो यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वो हम सही से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी के अंदर क्या हुआ है कि जो वैल्यूज़ a के अंदर नहीं है लेकिन b के अंदर है, आप उन्हें उड़ा दोगे। जैसे कि 1 2 इसके अंदर नहीं है तो 1 2 को एग्जैक्टली लिख देना, 3 4 5 एग्जैक्टली काट दो, ठीक है। लेकिन 6 तो दोनों में नहीं है भैया, 6 तो b में है, 6 तो a में है नहीं, तो आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, इसे इंक्लूड नहीं करोगे। बस जो इस a के अंदर है और b के अंदर नहीं है उन्हें लिख देना आप,
ठीक है, सिंपल। तो a माइनस बी क्या हो गया 1 2। अब b माइनस ए आप फाइंड करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फिर उसके बाद आता है जी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है डी मॉर्गन्स, और इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए भी आ सकता है क्वांटम के अंदर ये क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से कर लीजिएगा, हो सकता है कि 5 नंबर में आपका बिल्कुल अटक जाए। ठीक है, चलिए इसके 2 लॉ हैं, बहुत आसान से लॉ है, एक बार समझ जाओगे आप भूल नहीं पाओगे। तो देख लेते हैं फटाफट से क्या है। तो सबसे पहला है ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए यूनियन बी किया पहले, फिर उसके बाद आपने उसका क्या किया कॉम्प्लीमेंट लिया, वो इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। मतलब कि चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी किया हमने, सेट वही है, डेटा वही है, सारा डेटा जो है वो यही रहने वाला है। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बिना देखे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए यूनियन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट आउट फाइंड करोगे तो आएगा आपका 7 8 9, और आपने इसे लेट कर लेना है LHS, ठीक है जी। चलिए फिर उसके बाद आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि आएगा आपका 6 7 8 9, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि आएगा 1 2 7 8 9, फिर उसके बाद जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बी आएगा 7 8 9। मतलब कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। डी मॉर्गन्स का पहला लॉ जो है वो एक्सेप्ट हो गया, वेरीफाई जो है वो हो गया, हमने प्रूफ कर दिया कि LHS इक्वल्स टू RHS है, मतलब कि ये सिचुएशन जो है वो ट्रू है। चलिए फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मतलब नेक्स्ट लॉ आता है। इसी के अंदर 2 लॉ हैं, तो पहला लॉ हो गया है हमारा, दूसरा लॉ देख लेते हैं। दूसरे लॉ के अंदर दोस्तों ये जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसे आप इग्नोर करना, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है जी, ये कुछ नहीं है। ओके चलिए ये मैं दोबारा ही लिख देता हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन जो है हमारा आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ये चीज़ें नहीं पता, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ रहा है 3 4 5। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 6 7 8 9, ठीक है। इसे हमने लेट कर लिया LHS। फिर उसके बाद हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन आएगा। हमने ए इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ से ले ली, बी इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ से ले ली, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा आएगा 1 2 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दूसरा लॉ जो है वो भी वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना वो ज़रूर कर लेना, इससे आपके 20 मार्क्स जो हैं वो पेपर में पक्के हो जाएंगे। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फजी सेट थ्योरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि फजी सेट थ्योरी क्या होती है। और मैंने देखा है कि कई सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन है बहुत ईजी। तो चलिए समझते हैं फटाफट से कि है क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले फजी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ मैथमेटिकली फ्रेमवर्क दैट अलाउज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टिनिटी एंड इम्प्रेशन। मतलब कि अनसर्टिनिटी की जो हमारी एल्गोरिथम है वो कितनी अनसर्टेन है, क्या हमें एल्गोरिथम को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। और इम्प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि कितनी सटीक है हमारी एल्गोरिथम, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कितनी ज़्यादा हमारी जो एल्गोरिथम है वो उल्टा सीधा आंसर दे रही है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप। डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स हैव डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर बिटवीन 0 and 1। अब इसके अंदर 0 और 1 से, मतलब कि 0 से लेकर के 1 के बीच में जो है हम डिग्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमारी एल्गोरिथम है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। 0.1 0.2 0.3 0.1 मतलब 1 तक जाता है, मैक्सिमम 1 होता है, 1 पे जाते ही साथ ही ट्रू हो जाता है कि ये एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लासिक सेट थ्योरी वेयर एलिमेंट्स आइदर बिलोंग और डू नॉट बिलोंग टू सेट। अब ये जो क्रिस्प सेट होता है या फिर जो क्लासिकल सेट होता है, दोनों एक ही नाम है ना, नाम अलग अलग है, मतलब काम तो एक ही है, क्लासिकल सेट बोल लो या फिर क्रिस्प सेट बोल लो। तो यहाँ पे क्या है कि क्रिस्प सेट के अंदर या फिर क्लासिकल सेट के अंदर क्या होता है कि या तो बिलोंग करेगा या फिर नहीं बिलोंग करेगा। लेकिन डिग्रीज ऑफ मेंबरशिप फजी सेट के अंदर क्या होता है कि 0 से 1 के बीच में हम जो है बिलोंग करवा लेते हैं, मतलब कि पार्शियली जो है मेंबर बिलोंग कर सकता है।
एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस ये वाइड एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे कि एआई हो गया, कंट्रोल थ्योरी हो गया, डिसीजन एनालिसिस हो गया, और भी कई सारी एप्लीकेशंस इसकी हैं। अब हम ज़रा ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम फजी सेट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है यूनियन। यूनियन भी बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं ये जो माइक्रो है, ठीक है, ओके, ये यू टॉलरेंस का साइन नहीं है, ये माइक्रो है। ये यूनियन बी की x इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए माइक्रो ए एक्स माइक्रो बी एक्स, मतलब कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं मेजरली। अब ये जो इसके ऊपर लाइन लगी हुई है ना, ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं है, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अगर आप ए लिखना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ए के ऊपर बार लगाना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई भी किसी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ए सेट के अंदर क्या है कि ए जो है, ए के अंदर क्या स्टोर है 0.2, बी के अंदर स्टोर है 0.3, सी के अंदर स्टोर है 0.6, डी के अंदर स्टोर है 0.6, ठीक है। सी और डी दोनों है वो जो है सेम है। अब बी के अंदर क्या है 0.9 है, 0.9 है, सी के अंदर 0.4 है, डी के अंदर 0.5 है। तो ये हमारे पास दो सेट हैं और ये दोनों सेट जो है थ्रू आउट द एग्जाम्पल हम यही दो सेट जो है वो लेने वाले हैं। तो इन दोनों सेट को आप कहीं नोट आउट करना चाहो नोट कर सकते हो, सो दैट आप आंसर्स को जो है वो ईजिली मैच कर सको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी के अंदर जो बड़ी वैल्यू हो, मैक्स लिखा हुआ है ना, जो बड़ी वैल्यू हो वो लिख दो। इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.9 है, लिख दिया। इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.9 है, लिख दिया। इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.6 है, लिख दिया। इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू कौन सी 0.6 है, लिख दिया। सिंपल, ए यूनियन बी हमारा हो गया फजी सेट के अंदर, सिंपल। इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू हो वो लिख दो, सिंपल। इन दोनों के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी 0.2, लिख दिया। इनके अंदर कौन सी है 0.3 है, लिख दिया। इनके अंदर कौन सी है 0.4 है, लिख दिया। 0.5 और 0.6 के अंदर कौन सी छोटी है 0.5 है, लिख दिया। सिंपल, ठीक है जी। इंटरसेक्शन और यूनियन के अंदर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के अंदर माइनस कर दो 1 से, सिंपल, ठीक है, माइनस कर दो 1 से, सिंपल। मतलब कि यहाँ पे हम यूनियन सेट ए का निकालने वाले हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने वाले हैं। तो सेट ए को देखते हैं, अगर हम इसको 1 में से माइनस करेंगे क्या आएगा 0.8। क्या यहाँ पे 0.8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा 0.7, 0.7 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 0.6 को माइनस करेंगे 1 से तो क्या आएगा 0.4, क्या आ रहा है, सही है। यहाँ पे क्या आएगा 0.4, क्या सही है, सही है, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट भी हमें समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर क्या होता है ए माइनस बी का रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो हमारा ये वाला आंसर आएगा। आई रिपीट, बी का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो जब भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये भी आपको जो है वो सॉल्व करना है, या आप सॉल्व करके बताओगे क्या यही आंसर आ रहा है या फिर मेरा आंसर गलत है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ इन दोनों प्रोडक्ट और इक्वलिटी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट और इक्वलिटी के आंसर्स क्या होने वाले हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा क्रिस्प सेट प्रॉपर्टीज़। क्रिस्प सेट प्रॉपर्टीज़ की अगर यहाँ पे हमने बात कर ली थी, यहाँ पे हमने बात करी थी क्रिप्स, यहाँ पे हमने फजी सेट के ऑपरेशंस की बात कर ली थी, यहाँ पे हमने फजी सेट के क्रिस्प सेट के ऑपरेशंस की बात कर ली थी। यहाँ पे हम बात करने हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्रिस्प सेट की होती हैं। तो ऑपरेशंस अलग चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग चीज़ है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेटा है, फिर से हम एग्जांपल से ही समझने वाले हैं। तो हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5 6, ए की है वैल्यू 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 3 4, सी की वैल्यू है 5 6। अब हम बात करते हैं सबसे इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए वुड बी ए इटसेल्फ। मतलब कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें वापस से ए मिल जाएगा। मतलब भैया लेने का फ़ायदा क्या हुआ, यही है एक प्रॉपर्टी जो है क्रिस्प सेट की। मान के चलिए कि ए का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आएगा 4 5 6, अगर आप इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आएगा 1 2 3, जो कि यहाँ पे 1 2 3 है। तो मतलब कि ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो कर रहा है, ये क्रिस्प सेट जो है वो वैलिड है। फिर उसके बाद आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी करोगे तो बी यूनियन ए भी इक्वल होगा। ये चीज़ अभी आपको फाइंड करनी है, अब आप कर सकते हो। एसोसिएटिविटी के अंदर क्या होती है कि अगर मान के चलिए कि ए यूनियन बी है, पहले आप ए यूनियन बी करोगे फिर उसके बाद यूनियन सी करोगे, या फिर बी यूनियन सी पहले करोगे फिर बाद में ए यूनियन करोगे, तो भी आपके जो सॉल्यूशन है वो सेम आएंगे। और दोस्तों ये जो है ना इंटरसेक्शन वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि हम पीछे बिल्कुल सेम एग्जांपल देख करके आए हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन वाला जो सॉल्यूशन है वो आपको फाइंड आउट करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, या फिर अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम पर पूछना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है।
चलिए, फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के ये फॉर्मूले हैं, इन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन का ये फॉर्मूला है, टोटोलॉजी का ये फॉर्मूला है जी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है करने में, खाली हमें ए यूनियन करना है और ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद करने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये लिख करके आना है डायरेक्टली, इसके अंदर कोई भी अगड़म झगड़म किसी भी टाइप की नहीं है। अगर आपसे ये ज़्यादा 10 नंबर में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, डेटा दोगे आप और हर किसी के लिए सॉल्व करके दिखाओगे, सिंपल यही होने वाला है, ठीक है। आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, अगर आप ए यूनियन एक्स करोगे, एक्स मतलब क्या था, एक्स का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर आप ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करोगे तो भी आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करोगे तो आपको ए मिलेगा। अगर आप ए यूनियन फाई करोगे, फाई का मतलब होता है नल, ए यूनियन फाई करोगे तो भी आपको ए मिलेगा। ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो आपको फाई मिलेगा, ठीक है। ये 4 आते हैं आइडेंटिटी के अंदर। फिर उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ, वो हम पहले ही देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे 2 लॉ और एक्स्ट्रा और हैं इसके अंदर क्रिप्ट सेट के अंदर। सबसे पहला है लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। तो ये हमारा है क्रिप्ट सेट की प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फजी सेट प्रॉपर्टीज़ पे। तो फजी सेट प्रॉपर्टीज़ भैया बिल्कुल डिट्टो होती हैं, जैसे कि आपने क्रिप्ट सेट के अंदर कर ली। अगर आपने क्रिप्ट सेट के अंदर कर ली तो आप फजी सेट के अंदर भी कर चुके हो, बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है जी। चलिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं, जो कि है हमारा पार्टीशनिंग। दोस्तों ये क्वांटम के अंदर बड़ा डिफिकल्ट सा बताया हुआ है, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है। मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है कि अगर आप इसके अंदर 3-4 चीज़ें करनी है। अगर आप ए आई का इंटरसेक्शन करते हो ए जे के साथ और आपको फाई मिलता है तो वो पार्टीशनिंग को फॉलो करता है, वरना नहीं करता, ठीक है। सिंपल, कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। ए जो है वो एक सेट है, ए बी सी डी ई है उसके अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेट हैं, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास सैम्पल स्पेस देखते हैं। सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या हम A1 और A2 का एक बार इंटरसेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। A2 और A3 का एक बार इंटरसेक्शन करा सकते हैं और एक बार A3 और A1 का करवा सकते हैं, है ना। तो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने आ गए, 3 आ गए। मतलब कि हमें 3 बार जो है इंटरसेक्शन जो है वो करवाना है, सिंपल। और तीनों का जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो आना चाहिए 5, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझनी है आपको, ठीक है। तो हमने जब A1 और A2 का इंटरसेक्शन करवाया तो हमारे पास 5 आएगा। A1 और A3 का करवाएंगे तब भी हमारे पास 5 आएगा। A2 और A3 का करवाएंगे तब भी हमारे पास 5 आएगा। तो हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो A1, A2 और A3 है ना, वो पार्टीशन करते हैं सेट को, सिंपल। बस ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो था पार्टीशनिंग का। अब अगर बाई चांस इनमें से चीज़ फॉलो नहीं होती है तो वो है हमारी कवरिंग। मतलब कि कवरिंग के अंदर क्या होता है, मान के चलिए हमारे पास सेट है A B C D E, हमारे पास यहाँ पे भी 3 सेट हैं, A1 A2 A3। A1 है हमारा AB, A2 है हमारा BCD और A3 है हमारा DE, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगर मान के चलिए हम इन तीनों का भी इंटरसेक्शन करवाते तो अगर इन तीनों का 5 आ जाता है तो वो पार्टीशनिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, A1 इंटरसेक्शन A2 हुआ तो हमारे पास B आ गया आंसर। यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर से D आ गया। तो मतलब एक भी अगर हमारी फॉल्स होगी, अगर बाई चांस ये भी 5 बन जाता ना और ये B रहता तब भी हमारी फॉल्स ही होती। मतलब कि ये किस में आ जाते, कवरिंग के अंदर आ जाते। इसके अंदर एक कंडीशन और फॉलो होनी चाहिए कि ए यूनियन अगर आप तीनों का यूनियन करोगे ना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन करोगे और आपको मेजर सेट जो सेट A है वो मिल रहा है तो तभी कवरिंग और तभी पार्टीशनिंग मानी जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन इजिकल्स टू ABCD लिखा गया है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी जो है वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ हमारा जो पार्टीशनिंग और कवरिंग है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आपसे 2-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं समझने के लिए। सबसे पहला है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या होता है, इट मीन्स इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है जी। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, या फिर हम कह सकते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। सिंबल टू इंडिकेट सेट मेंबरशिप। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और हमने चेक किया कि क्या x जो है वो 7 के अंदर है, लेकिन नहीं है। तो मतलब कि x डजंट बिलोंग्स टू, या फिर हम ये भी कर सकते थे, अगर हम करना चाहें ना तो इस तरीके से भी सिंबल बना सकते थे और इस तरीके से नो कर सकते थे, ठीक है। x डजंट बिलोंग्स टू a।
वहीं हमने पूछा कि क्या y की जो वैल्यू है 1 वो आपके सेट के अंदर है, तो हाँ है, तो मतलब कि y इज़ अ मेंबर ऑफ दिस सेट। सिंपल। कार्डिनैलिटी का मतलब समझते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब कि n a इक्वल्स टू 4 हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा फुल एक्सप्लेनेशन है यूनिट नंबर 3 का वो कंप्लीट होता है। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूनिट नंबर 3 जो है फजी लॉजिक 1 का। तो दोस्तों होपफुली ये जो है आपको समझ में ज़रूर से जो है वो आई होगी यूनिट, और होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ जो है हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल यूनिक ऐप से उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और प्लीज़ कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी मैंने असाइनमेंट दिया है, अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप पिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स। टेक केयर।